हम बात करने वाले हैं रीजनरेशन की। एक बड़ी तगड़ी दिक्कत आ गई है आजकल की डीजल गाड़ियों में। जो लेटेस्ट BS6 मॉडल गाड़ियां हैं ना, उनके अंदर जो डीजल मॉडल हैं, जो हाई एंड वेरिएंट हैं, 20 लाख से ऊपर वाले, ठीक है, जो 20 लाख से ऊपर वाले वेरिएंट हैं, उनके अंदर ना जो BS6 मॉडल है, उनमें एक रीजनरेशन प्रोसीजर डाला हुआ है। उसके अंदर लगा हुआ है एक DPF, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है और रीजनरेशन कैसे होती है? रीजनरेशन सिर्फ और सिर्फ आपके एमिशन कंट्रोल के लिए दिया है। जो ये एमिशन नॉर्म होते हैं ना, BS1, 2, 3, 4, 6 जो भी है, वो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए है। ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो ये जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है, इसका काम होता है जो आपके पार्टिकुलेट मैटर है, मतलब PM होता है पार्टिकुलेट मैटर, ये आपके एग्जॉस्ट के अंदर निकलता है, जिसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन या नॉक्स होती है, या सल्फर, सॉरी नॉक्स नहीं होती, सल्फर होती है। तो ये जो होती है ना, कार्बन जो होती है वो बहुत ब्रिटल होती है, हार्ड होती है कार्बन। जब कभी भी शूट पार्टिकल निकलते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। तो हमने क्या करना है, उनको फिल्टर करके बाहर निकालना है, क्योंकि BS6 में क्या है, पोल्यूशन को रोका गया है। जो जैसे जैसे नॉर्म्स अपग्रेड हुए हैं ना, BS2, 1, 3, 4 आया, फिर 6 आया, 5 तो आया नहीं हमारे पास। तो BS6 जो आया, उसने क्या किया कि पार्टिकुलेट मैटर की क्वांटिटी को और ज्यादा डाउन किया। तो कैसे डाउन किया? उसके लिए एक DPF लगा दिया आपने कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर। जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, उसके अंदर एक डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जिसको बोलते हैं, ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ शूट पार्टिकल्स जो कि आपके कार्बन कंटेंट है या आपके सल्फर कंटेंट है, उनको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा अपने पास। जो मेम्ब्रेन बनी होती है, कैटालिटिक कन्वर्टर एक बॉटल टाइप में होता है, उसके आपने देखा होगा जहां एग्जॉस्ट होता है वहीं पे कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है। उसके अंदर क्या करेगा, वो शूट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा। जो आपके पार्टिकुलेट मैटर हैं, जो सॉलिड कंटेंट हैं, जिसके अंदर आपका कार्बन और सल्फर है, उनको क्या करेगा, पकड़ेगा। जैसे यहां पे लिखा है, जो शूट पार्टिकल्स हैं उनको वो बाहर नहीं जाने देगा एग्जॉस्ट में, और क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। अब जो वो पकड़ेगा तो उसकी एक कैपेसिटी होगी, क्योंकि वो एक छोटा सा फिल्टर है, उसकी एक कैपेसिटी है कि मैं इतने तक पकड़ सकता हूं। उसके बाद क्या होगा, वो जब भर जाएगा, जैसे हमारा एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर क्या करता है, जब भी कभी आप हवा लेते हैं, जैसे आप गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं, तो वो क्या करता है, आपका एयर को फिल्टर करके अंदर देता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद, एक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के टाइम इंटरवल के टाइम के हम क्या करते हैं, एयर फिल्टर को चेक करते हैं कि उसके अंदर मिट्टी तो नहीं है। एयर फिल्टर को चेक करते हैं ना, तो उसमें क्या निकलती है, धूल मिट्टी निकलती है, उसने ट्रैप की होती है अपने पास, हम उसको निकालते हैं बाहर। वैसे ही DPF में है, लेकिन DPF का क्या है कि आप कैटालिटिक कन्वर्टर को खोल नहीं सकते, आप उसमें से उसको निकाल के बाहर झाड़ नहीं सकते। जैसे मैं कह रहा हूं कि एयर फिल्टर को हम झाड़ सकते हैं या हम एयर फिल्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर केस करें, बात करें कैटालिटिक कन्वर्टर की, तो एक कैटालिटिक कन्वर्टर आपका नॉर्मली BS6 गाड़ी की बात करें और हाई एंड वेरिएंट होगा, तो आपके जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में आएगा। तो आप एक सर्विस इंटरवल पे उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अब मैं बोलूं कि 10,000 किलोमीटर के बाद आप कैटालिटिक कन्वर्टर को चेंज कर लो, तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि लाख रुपए का कैटालिटिक कन्वर्टर डाल लें या 50,000 का कैटालिटिक कन्वर्टर डाल लें? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें उन शूट पार्टिकल्स को निकालना होता है, और जो फिल्टर में पकड़े हुए हैं उनको निकालना है। लेकिन निकालने के लिए ऑप्शन सिर्फ एक है, हमारे पास मैनुअल कोई ऑप्शन नहीं है। मैनुअल ऑप्शन का मतलब कि हम कैटालिटिक कन्वर्टर खोलें और उसको झाड़ लें, या उसमें अंदर डीजल डालें, पेट्रोल डालें, फिर उसको साफ करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि वो कार्बन है, कार्बन तो बहुत हार्ड है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रिटल है, हार्ड है। वो एक बार जहां एक्यूमुलेट हो गई, जहां पे इकट्ठी हो गई, उसको निकालने का तरीका एक ही है कि उसको जलाओ, पिघलाओ, फिर बाहर निकालो। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो DPF होता है वो क्या करता है, शूट पार्टिकल्स को बिल्कुल अपने पास ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद क्या करेगा, जैसे यहां पे लिखा है ना, ये एक एक्सप्लोडेड व्यू है, सिर्फ एक सिंगल पीस का इन्होंने एक्सप्लोडेड व्यू बताया, लेकिन ये बहुत शॉर्ट है। जैसे कि आपको हनीकॉम्ब दिखता है ना, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कितने छोटे छोटे होल होते हैं, उससे भी छोटे स्लॉट्स हैं, लेकिन ये एक्सप्लोड करके दिखाए हुए हैं।
ट्रैप करता है पार्टिकुलेट मैटर कार्बन और सल्फर को, ये चीज मैंने आपको बता दी। लेकिन इसको बाहर निकालने का जो प्रोसीजर है वो टिपिकल है कि इसको बाहर निकालेंगे कैसे। थोड़ी देर बाद पता क्या होता है कि 800 से 1000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद क्या होता है, ये चोक हो जाता है, इसके अंदर इतने ज्यादा कंटेंट भर जाएगा कि आपका एग्जॉस्ट बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, जैसे इंसान है, इंसानों में क्या होता है कि अगर हमारी गैस्ट्रिक बाहर ना निकले, गैसेस बाहर ना निकले, तो बोलते हैं कि गैस्ट्रिक हो गई, छाती में दर्द खड़ी होगी, ऐसा होता है ना। अब जब गाड़ी का धुआं बाहर नहीं निकलेगा तो जलाएगी क्या? नेचुरल सी बात है ना, क्योंकि उसको एक बैक प्रेशर पड़ेगा। जैसे इंसान का शरीर वर्क करता है वैसे गाड़ी वर्क करती है। तो जब उसका धुआं बाहर नहीं निकलेगा, डीपीएफ क्लॉग हो जाएगा, तो क्या होगा कि बैक प्रेशर डलेगा। होगा क्या कि हमें उनको या तो क्लियर करना है या तो गाड़ी बंद हो जाएगी, दो में से एक बात। क्योंकि जैसे जब भी हमें कभी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हम खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल बुरी हालत, छाती में दर्द, इंसान कुछ नहीं कर सकता। वैसा ही गाड़ी के साथ है कि जब उसका डीपीएफ क्लॉग हो जाएगा तो होगा क्या कि आपको या तो एजेंसी में जाना पड़ेगा या तो उसको रीजनरेट करना पड़ेगा, या तो एजेंसी में रीजनरेट करो। ऑप्शंस बताता हूं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं, ये देखो, ये फ्रेश डीपीएफ है। जब फ्रेश डीपीएफ होगा तो ऊपर से जैसे इन्होंने दिखाया एरो करके इसने पकड़ ली, ये देखो फिल्टर के साथ ब्लैक कलर की शेड है, दिख रही है शेड, ये शेड दिख रही है, ये वाली जो शेड है कि इसने पार्टिकुलेट मैटर पकड़ना शुरू कर दिया। गाड़ी 200, 250, 300, 400 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसने क्या किया, शूट पार्टिकल्स को पकड़ना शुरू कर दिया। अब जब इसने पकड़ना शुरू कर दिया तो थोड़ा टाइम और बीतने दो कि जैसे 500, 700, 800 किलोमीटर चल पड़ी और ज्यादा क्लॉग हो गया। जैसे ही 1000 किलोमीटर से ऊपर निकल गई, 1200, 1500 किलोमीटर हो गई, 100% शूट पार्टिकल इसके दीवारों पे चिपक गए। जैसे आपने एयर फिल्टर देखा है ना, पेपर टाइप में होता है, वो क्या करता है, उसके दीवारों के साथ ही तो पकड़ती है ना मिट्टी जो फंसती है ना, जहां से हवा अंदर जाएगी वहीं तो रोकेगा ना फिल्टर है। जैसे छाननी, दूध दरी छाननी क्या कराई, छानती है ना, जब छाननी के ऊपर रुकता है वैसे ही रुक रहा है, ये छाननी है। अब जब ये पूरा का पूरा 100% शूट पार्टिकल से पैक हो गया, शूट पार्टिकल से पैक हो गया, तो हमें रीजनरेशन करनी पड़ेगी। ये जो लिखा है रीजनरेशन, ये रीजनरेशन क्या है, मैंने पहले बोला कि कार्बन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है, ब्रिटल होती है। तो जो हमने रीजनरेशन करनी है, हमें उस कार्बन कंटेंट को क्या करना है, जलाना है। और जलाना कैसे है वो मैं अभी बताता हूं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन शूट पार्टिकल्स को जलाना पड़ेगा, जला के उनको बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके वो डीपीएफ फ्रेश होगा, रीजनरेटेड डीपीएफ बोलेंगे उसको, दोबारा से रीजनरेट होगा। ओके, तो मैं बताता हूं जलाते कैसे हैं। अब ये जो रीजनरेशन प्रोसेस है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब देखो कार्बन को अगर जलाना है, जैसे हम लोहे को बोलते हैं, जैसे यहां पे हमारे पास फिटर ट्रेड के लड़के भी बैठे हैं, अगर हमने कभी भी लोहे को पिघलाना है, आप डाई बनाते हो या लोहे से कोई भी आप कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि आपके पास जो होता है ना क्रिएटिविटी वाला पार्ट है फिटर ट्रेड के पास, आप कुछ नया बनाओगे जब भी बनाओगे, ठीक है, पैटर्न बनाओगे, मोल्ड बनाओगे या कुछ भी बनाओगे। सो कभी भी लोहे को, कभी भी आपने सुना होगा एक क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट होता है, कि बोलने का मतलब जहां से आगे आप लोहे को मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी अदर फॉर्म में, जहां से आप लोहे की शेप, शक्ल, सब कुछ बदल सकते हो, उसकी हार्डनेस, ब्रिटलनेस, सब कुछ बदल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? ये डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट के ऊपर कि लोहे के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है। देखो आज के जमाने में ना हम जितना भी लोहा देखते हैं, दैट इज नॉट लोहा, जिसे हम हिंदी भाषा में लोहा बोलते हैं, लोहा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? दैट इज कॉल्ड स्टील। उसको क्या बोलते हैं? स्टील। फिटर ट्रेड वाले कितने हैं? रेज योर हैंड। यहां पे आपने कभी सुना कि लोहा ले लो, मतलब कोई ये बोल दे कि हमारे पास 100% लोहा यहां पड़ा हुआ है। 100% लोहा कुछ नहीं है। आप बोलते हैं MS की बार है, C35 की बार है, C45 की बार है, C60 की बार है। C60 का मतलब क्या है? कार्बन परसेंटेज इज 0.6। C60 का मतलब होता है, C45 का मतलब कार्बन परसेंटेज इज 0.45। 100% के अंदर ओनली 0.45%, आधा परसेंट भी कार्बन नहीं है। जिसको आप माइल्ड स्टील MS बोलते हो ना, माइल्ड स्टील का मतलब होता है बिल्कुल भंगूर, हल्का भंगूर नहीं, सॉरी, जिसको बोलते हैं नरम लोहा। MS होता है सबसे नरम। जैसे आप कार्बाइड वगैरह का टूल यूज करते हो ना, दैट इज ब्रिटल, हार्ड होता है, उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, जो कार्बाइड टूल होते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूं अभी पे यहाँ पे किस चीज की, जब कभी भी ऐश निकलेगी, धुआं निकलेगा, तो उसमें कार्बन परसेंटेज निकलेगी, और कार्बन ब्रिटल होता है, जितनी ज्यादा कार्बन परसेंटेज होगी ब्रिटलनेस बढ़ेगी। अब हमें कार्बन को पिघलाना है तो हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करना पड़ेगा, हमें उसको पिघलाना है, फिर जाके बाहर निकालना है।
अब लोहे को पिघलाने के लिए आपने देखा होगा लोहारों के पास भट्टी लगी होती थी, तो उस भट्टी के अंदर कितनी देर रखते थे, कुल्हाड़ी वगैरह लेके जाते थे, आप लेके जाते थे ना कुल्हाड़ी, दराट, तो उनको 15-20 मिनट डाल दे रखते थे कोयले के अंदर, तब जाके वो हल्का गर्म होते थे, फिर उनको पीट पीट के हम करते थे, थोड़ा तिखा बनाते थे, है ना। लेकिन अगर हमने उनको पिघला के बाहर निकालना है, सोचो आप, अब वो जो चीज आप यूज कर रहे थे, जो लोहा आप यूज कर रहे थे, जो दराट यूज कर रहे थे, जो कुल्हाड़ी यूज कर रहे थे, अब जैसे हम बोलते हैं कि जो दराट और कुल्हाड़ी है वो सबसे बढ़िया बनते हैं कमानियां रे, सुना है ऐसा, कमानी हो गए, कमानी बोलते हैं लीफ स्प्रिंग को, ठीक है। तो जो लीफ स्प्रिंग के बनता है दैट इज अ स्प्रिंग स्टील, वो भी स्टील है, दैट इज नॉट आयरन, लोहा नहीं है, दैट इज स्प्रिंग स्टील, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल रहा है, प्योर कार्बन, हमें इसे निकालना है, हमें इसे पिघलाना है, तो टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, हमें इसको फूकना है, फूक के पिघलाना है, पिघला के बाहर फेंकना है, तब जाके ये फिल्टर साफ होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कैटालिटिक कन्वर्टर लोहे का बना होता है और इसकी जल्ली भी लोहे की बनी होती है, समझ रहे हो बात। अब हम बात करते हैं इससे आगे। तो रीजनरेशन हमारे पास है दो टाइप की, डीजल गाड़ी हाई एंड, मैंने पहले बोल दिया, मतलब इसमें पेट्रोल की बात ही नहीं हो रही है, डीजल वेरिएंट में लो लेवल की बात नहीं हो रही, 10-12-15 लाख रुपए की गाड़ी की बात नहीं हो रही है, उससे ऊपर, समझ रहे हो बात। तो अगर हमने कर दिया रीजनरेशन, ये है दो टाइप की, एक तो होती है एक्टिवली, एक्टिवली हम खुद कर सकते हैं, और एक होती है सर्विस, जो कि सर्विस रीजनरेशन ऐसी होती है जो कि एजेंसी में ले जाते होगी, आपको गाड़ी ले जानी पड़ेगी एजेंसी में, मैकेनिक के पास खड़ी करनी पड़ेगी, वो क्या करेगा, उसके साथ ओबीडी कनेक्टर जोड़ेगा, जैसा हम जोड़ते हैं उधर ईसीएम को फॉल्ट फाइंडिंग करने का ना, जो आपका इसका माल फंक्शनिंग लाइट को क्लियर करता है, जो ट्रबल कोड को क्लियर करता है, ठीक है, फॉल्ट कोड को क्लियर करता है, वो जोड़ना पड़ेगा, वहां से फॉल्ट कोड भी हटाना है और साथ में रीजनरेशन मारनी है। तो जो एक्टिव रीजनरेशन है वो कैसे होगी, एक्टिव रीजनरेशन ऐसे होगी कि आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी हाईवे पे, और गाड़ी की स्पीड रखनी पड़ेगी 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 60 से ऊपर हो जाए, 65-70। अब ऐसा नहीं है 60 से ऊपर का मतलब 200 की स्पीड पे दौड़ाओ, 60 से ऊपर का मतलब है 60, 65, 70 रेंज है, ठीक है। और गाड़ी कितनी देर चलानी है, 20 से 30 मिनट कंटिन्यूसली, और 20 से 30 मिनट चलाने का मतलब है इस 20 से 30 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी कम से कम, अगर 60 की स्पीड से कंटिन्यूसली चले तो आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। अब आप ये चीज यहाँ के हिसाब से सोचो, जैसे सरका घाट के रोड के हिसाब से सोचो कि आप गाड़ी को 60 की स्पीड से 30 मिनट के लगातार चला सकते हो बिना ब्रेक लगाए, बिना ब्रेक लगाए, इज इट पॉसिबल? तो पॉसिबल ही नहीं है। हाई एंड की गाड़ियों में दिक्कत आने वाली है, मेरा मानना है आने वाली है। अगर हमारे पास यहाँ कोई 20 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदेगा उसको दिक्कत आएगी। अब क्योंकि हम 60 से ऊपर की स्पीड पे 20 से 30 मिनट के लिए गाड़ी को चला ही नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम ये आएगी। हिली एरिया है, हमारे पास रोड वैसे नहीं है, हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो हम एक्टिव रीजनरेशन नहीं कर पाएंगे, और ये करनी पड़ेगी हर 800 से 1000 किलोमीटर पे। ऐसा नहीं है 2-3 हजार किलोमीटर वाली बात ही नहीं है, 800 से 1000। अब दूसरा ऑप्शन है सर्विस वाली। अब इसमें क्या करते हैं हम, सर्विस रीजनरेशन में हमें गाड़ी ले जानी पड़ेगी एजेंसी में, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसको स्टैंड कर देगा बे के ऊपर, जो लिफ्ट के ऊपर लगाएगा गाड़ी को सेल्फ लगा देगा, उसके जो आरपीएम है वो 3000 के करीब रखेगा, क्योंकि जब आपकी गाड़ी 60 की स्पीड पे चलती है ना, तो आपकी गाड़ी के आरपीएम मतलब 3000 से ऊपर निकल चुके होते हैं, 3000 की रेंज में आ चुके होते हैं, तो उसको 3000 के अप्रॉक्स उसके आरपीएम रखने हैं, और कंटिन्यूसली गाड़ी 20 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए वैसे ही स्टार्ट छोड़नी पड़ेगी, 30 मिनट्स वैसे ही छोड़नी पड़ेगी, और फिर जाके वो सर्विस रीजनरेशन होगी, तब जाके आपका डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर होगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो चीज मैं बताने वाला हूं। अब देखो कंसेप्ट ये है, अगर पर्टिकुलेट मैटर की क्वांटिटी 0 to 19 mg हो जाएगी, 0 to 19 mg, mg कुछ नहीं होता यार, mg क्या है, बहुत छोटी, मिलीग्राम, ग्राम भी नहीं है, मिलीग्राम, ठीक है। 0 to 19 मिलीग्राम होगी, इंजन का बिहेवियर नॉर्मल रहेगा, इंजन बिल्कुल आराम से काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिव रीजनरेशन चला दो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। अगर गाड़ी हाईवे पे चल रही है, जैसे शहरों में गाड़ी चलती है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, लुधियाना से जाना हो जलंधर, 45-50 किलोमीटर का रन है, हाईवे 4 लेन है, गाड़ी नॉन स्टॉप चलती है, और 4 लेन है तो मतलब खींच के जाती है गाड़ी, 70-80 की स्पीड पे नॉर्मली चली होती है गाड़ी, तो वहां रीजनरेशन हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे अब जिस बंदे ने घर से उठ के यहाँ पे आना है, 7-8-10 किलोमीटर आना है, 7-10 किलोमीटर जाना है, तो उस बंदे के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। अब अगर 20 से 21 मिलीग्राम पे चली जाएगी तो भी एक्टिव रीजनरेशन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 22 से 24 मिलीग्राम पे जाएगी तो रीजनरेशन की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर जाएगी कि रीजनरेशन चाहिए।
डीपीएफ क्लॉग होने वाला है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर रीजनरेशन, रीजन लिखा होता है, अगर वो लाइट ब्लिंक होना डैशबोर्ड पे शुरू हो जाए तो इसका मतलब है रीजनरेशन चाहिए, आपको गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी 60 की स्पीड से और कंटिन्यूसली 20 से 30 मिनट के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ आपके पास सड़कें नहीं है, फैसिलिटी नहीं है तो आप ऐसे ही दौड़ा लो और मर जाओ, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको सर्विस के लिए दूसरी ऑप्शन ये है, लाइट ब्लिंक होने लग गई, आप सर्विस के लिए सर्विस स्टेशन पे चले जाओ कि भाई साहब ब्लिंक हो रही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप कर दो रीजनरेशन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 25 से 27 मिलीग्राम पे जब चली जाएगी तो लैंप ऑन हो जाएगा, फिर ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी और ओबीडी का लैंप ऑन हो जाएगा। इसका मतलब डीपीएफ बिल्कुल क्लॉग है। लेकिन अगर लास्ट में 31 mg में फुल्ली चोक हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी इंजन की माल फंक्शनिंग लाइट आएगी, इंजन की लाइट ब्लिंक हो जाएगी, फिर रीजनरेशन वाली लाइट नहीं दिखेगी, फिर आपको दिखेगी इंजन माल फंक्शनिंग की लाइट। और जब ये आ गई तो इसका मतलब है भाई गाड़ी जाएगी ही एजेंसी। और जाएगी कैसे, क्योंकि गाड़ी ना तो स्टार्ट होगी, आपको टो करनी ही पड़ेगी, उठा के ही ले जानी पड़ेगी, ऑप्शन ही है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। फिर समझ गए बात। इसके बाद अगर हम समझें, ये जैसे मैंने बताया कि एक्टिव रीजनरेशन करनी है तो टेम्परेचर 600 डिग्री के करीब रहेगा एक्टिव में, और टाइम लगेगा 20 से 30 मिनट। रिक्वायर्ड लेट इंजेक्शन 90% तक फिल्टर को साफ कर देगा। लेकिन अगर आप मैनुअल डीलर के पास ले जाके करोगे तो डायग्नोस्टिक टूल लगेगा, इंजन के आरपीएम 2000 से 2750 होंगे, टाइम 20 से 30 मिनट होगा, और रिक्वायर जो होगा लेट इंजेक्शन। ये लेट इंजेक्शन क्या है अब ये बताता हूं आपको। ये अब जैसे मैंने आपको वर्किंग बताई थी, तो उसको क्या फोर्सो के इंजन की वर्किंग बताई थी, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी मूव करता है, तो इसमें एक लाइन डायग्राम है, फ्रंट लाइन में सिंगल लाइन में डायग्राम बनी हुई है। अब ये बीडीसी है, बीडीसी से पिस्टन जब पावर स्ट्रोक आने से पहले क्या आता है, कंप्रेशन स्ट्रोक आता है ना, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ को चलता है, तो ये चल पड़ा बीडीसी से टीडीसी की तरफ को, टीडीसी सेंटर में है, टीडीसी सेंटर में है। अब बीडीसी से टीडीसी की तरफ को चला तो पहुंचने से पहले ये है प्री इंजेक्शन। प्री इंजेक्शन हो गए 1 2 3 इंजेक्शन पहले हुए। कभी भी सिंगल इंजेक्शन नहीं होता, इंजेक्शन होता है लिमिटेड क्वांटिटी में, धीरे धीरे, समझ गए बात। मेन इंजेक्शन हुआ टीडीसी पे पहुंचने के बाद। मेन इंजेक्शन होने के बाद ये जो पोस्ट इंजेक्शन है, पीओ PO1 PO2, ये पोस्ट इंजेक्शन है। ये किस लिए है, ये इसलिए है कि जब आपको पता है कि जब कभी भी आपने वाल्व टाइमिंग अगर स्टडी की होगी तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है कि जब कभी भी एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो उसके खत्म होने से 50 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व खुला हो जाता है, खुल जाता है, ऐसा पढ़ा है आपने, ठीक है। जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम है उसमें दिखाया गया है कि एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है पावर स्ट्रोक के एंड से पहले ही 50 डिग्री पहले खुल जाता है। तो जब वो खुल रहा होगा उस टाइम पे हम वहां पे इंजेक्शन कर रहे हैं और वहां बर्निंग हो रही है, क्योंकि पावर स्ट्रोक है, वहां पे तो हीट बहुत ज्यादा है। जैसे इंजेक्शन करेंगे वहां से क्या निकलेगा, फिर एग्जॉस्ट से आग, धुआं नहीं निकलेगा, फिर निकलेगी आग। कारण क्या है, क्योंकि वहां पे डीजल स्प्रे हो रहा है, फिर क्या निकलेगी आग। और वो आग कहां जाएगी, अगर हमने आगे जोड़ा है कैटालिटिक कन्वर्टर तो उसके अंदर, और जब वो आग आगे जाएगी, जो इतनी ज्यादा हीट आगे जाएगी, वो कहां जाएगी, आपके डीपीएफ के अंदर। और डीपीएफ में जब आग पहुंचेगी तो वो क्या करेगी, वहां पे पिघलाने का काम करेगी कार्बन कंटेंट को। जो यहाँ पे पोस्ट इंजेक्शन लिखे हैं ना 2, ये सिर्फ और सिर्फ 2 इंजेक्शन इसलिए हो रहे हैं कि जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर है उसको हीट ज्यादा मिल सके, वहां पे आग पहुंचे, धुआं ना पहुंचे, वहां पे आग पहुंचे। और वो आग पहुंचेगी, वो क्या करेगी, उस कार्बन कंटेंट को जलाएगी, डीपीएफ को क्लीन करेगी, तब जाके आपकी रीजनरेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हो बात। अब ये देखो, जैसे मैंने बताया था कि आपकी अगर नॉर्मल, ये है रीजनरेशन, रीजन ऑन, ये रीजनरेशन वाला क्या सिस्टम है जो मैं अभी बता रहा हूं। जैसे अगर लाइट आ गई रीजनरेशन की, तो आपने क्या करना, हाईवे पे जाना है, 20 से 30 किलोमीटर के लिए गाड़ी दौड़ाओ, 60 की स्पीड से ऊपर दौड़ाओ, रीजनरेशन हो जाएगी, लाइट अपने आप गायब हो जाएगी। फिर अगर नहीं ऐसा आप कर पाए, फॉर एग्जांपल यहां के अगर सिचुएशन के हिसाब से हम बात करें, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद थोड़ी देर बाद लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले तो स्टेशनरी ऑन थी, फिर वो रीजनरेशन की, रीजन लिखा होगा, वो लाइट ब्लिंक करना शुरू कर जाएगी, भाई कर ले रीजनरेशन कर ले, रिक्वायर्ड है। लेकिन आपके पास
दो चीजें हैं, या तो आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, दूसरा क्या है कि आपने घर पहुंच गए, गाड़ी ऑफ कर दी, बात खत्म, कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? घर पहुंच गए, गाड़ी बंद कर दी, गाड़ी मांग रही थी रीजनरेशन, लेकिन गाड़ी आपने कर दी बंद, कहानी खत्म। अगले दिन उठोगे, लाइट ब्लिंक करना शुरू कर जाएगी रीजनरेशन की, कि भाई तुरंत कर। अब घर के आंगन से निकल के आप आगे, आपके पास आगे 10-12 किलोमीटर के लिए तो मतलब रोड ही नहीं है ऐसा कि आप 60 की स्पीड पकड़ सको। अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है फिर क्या करोगे? फिर यह है कि ब्लिंक कर रही है ना, तो इसका मतलब है सबसे पहले तो एजेंसी की तरफ दौड़ो, जिस साइड को एजेंसी है उस साइड को दौड़ो कि हमारी गाड़ी सर्विस स्टेशन तक पहुंच जाए और वहां पे हम एक्टिव जो सर्विस रीजनरेशन है वो करवा सके। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर पाए फिर क्या होगा? फिर हो जाएगा ऐसा कि रास्ते में हो जाएगी गाड़ी बंद, फिर लाइट आएगी किसकी? माल फंक्शनिंग की, इंजन की। देखिए ऐसी लाइट कभी, ये इंजन की ब्लिंक करेगी। ये अगर ये लाइट आ गई तो इसका मतलब है फिर बंद। फिर आप जितनी मर्जी सेल्फ लगा लो, जो मर्जी कर लो, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली। आपको टो करनी पड़ेगी, आपको एजेंसी में ले जानी पड़ेगी, सर्विस रीजनरेशन करवानी पड़ेगी, तब जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये कंसेप्ट था हमारा रीजनरेशन वाला। ठीक है कुछ नहीं, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं खास है। डीजल गाड़ी के साथ ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि डीजल के अंदर ना एक्चुअल में सल्फर कंटेंट होता है। जो डीजल की क्वालिटी है, जो डीजल फ्यूल है, उसके अंदर सल्फर कंटेंट होता है। और BS6 मॉडल का जो फ्यूल है उसके अंदर 0.10% होता है। पहले BS4 में तो 0.50 था, लेकिन BS6 में 0.10% है। तो जो सल्फर कंटेंट है वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है, और हमें पोल्यूशन को ही रोकना है। जो ये एमिशन नॉर्म बनाए जाते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये DPF बनाया गया है। और इस DPF को रीजनरेशन का जो प्रोसीजर है ये समझना बहुत जरूरी है। आम आदमी की समझ से बाहर है। जिसको पता नहीं है उसकी गाड़ी बार बार एजेंसी जाएगी और सड़क में ही खड़ी मिलेगी। ठीक है, 800 से 1000 किलोमीटर के बाद आपको रीजनरेशन लेनी पड़ेगी। कैसे करनी है आपको बता दिया है। अगर इन फ्यूचर आपके पास ऐसा कभी ऑप्शन आए, क्योंकि देखो हम बनने वाले हैं कल को मैकेनिक। कभी भी कोई बंदा बोलता है ना यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन। मोटर मैकेनिक के साथ ये घटना घटने वाली सबसे कॉमन घटना है कि जी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बहुत केसेस आते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जब हमें पता ही नहीं है कि गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? अब आपको मान लो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 2000 आज का मॉडल रख लो, 23 मॉडल रख लो, उसकी रीजनरेशन की लाइट आ रही है, आपको पता ही नहीं है रीजनरेशन क्या है। आप बैटरी खोल दोगे, आप स्पार्क प्लग या इंजेक्टर खोल दोगे, फ्यूल सप्लाई चेक कर लोगे, फ्यूज बॉक्स चेक कर लोगे। जब पता ही नहीं है रीजनरेशन क्या है, तो फॉल्ट फाइंडिंग कैसे होगी? ट्रबल शूट कैसे कर पाओगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सिर्फ चीज आपको इसलिए बताई गई, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ वे है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया गया है कि इन फ्यूचर आपके सामने ये केस आएगा, और आप में से शायद किसी एक बंदे के सामने भी आए और वो इसको समझ पाए और सामने वाले को समझा पाए, तो उस दिन मैं खुद को धन्य मानूंगा कि हाँ भाई मैंने किसी को कुछ पढ़ाया था। समझ रहे हो मेरी बात? बिना मतलब का पढ़ा रहा हूं। ये चीज वैसी है जो आपके समझ से बाहर की है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूं। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग कल को अगर किसी की भी गाड़ी खड़ी मिले सड़क के किनारे, तो उसको समझ सको कि भाई स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। हर बंदा क्या करता है, कभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही ना, बैटरी को दे तो तन ज्यादा हो जाए, तारियां तुरियां छेड़ती, फ्यूज बॉक्स छेड़ता, ऐसा ही होता है ना। नहीं बनी गल धक्का दे दो, है ना। बट ऐसा नहीं करना है। जब तक हम एक डॉक्टर हैं, एज ए डॉक्टर हैं हम लोग भी। इंसान का डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, हम गाड़ियों का डॉक्टर हैं, हमें मैकेनिक बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए बीमारी किस वजह से। अगर डैशबोर्ड पे रीजनरेशन की लाइट आ रही है, जैसे आप चाबी लगाई, आपने देख लिया रीजनरेशन की लाइट वहां पे है, इंजन माल फंक्शनिंग की लाइट आ गई, रीजनरेशन छोड़ दो, इंजन माल फंक्शनिंग की लाइट आ गई। तो अगर माल फंक्शनिंग की लाइट है, सीधा डायग्नोस्टिक टूल लगा दो, जो हमारे पास जैसे आपने देखा है मेरे को लगाते हुए। डायग्नोस्टिक टूल लगा दो, डायग्नोस्टिक टूल अपने आप फॉल्ट कोड बताएगा। जैसे आप ट्रबल शूट मारोगे, अपने आप फॉल्ट कोड बताएगा कि फलानी जगह पे दिक्कत है। जैसे ही आप दिक्कत को समझोगे, हाँ जी रीजनरेशन की दिक्कत है, फिर जाके आप उसको रीजनरेशन पे लोगे कि हाँ गाड़ी को न्यूट्रल कर ले भाई, यहीं पे पत्थर लगा ले, यहीं पे स्पॉट पे ही कर लेंगे रीजनरेशन, 30 मिनट लगेंगे, आराम से रिलैक्स रहे। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन पता होना चाहिए कि रीजनरेशन है क्या, करनी कैसे। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा कंपोनेंट है DPF। ठीक है, ये जो अभी ये अगला भी खुल चुकी है स्लाइड, LNT लीन नॉक्स ट्रैप। ऐसे बहुत हैं अभी तो।
4-5 कंसेप्ट हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं। डीजल के जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसके अंदर कम से कम 5 टेक्नोलॉजीज एक साथ जुड़ी हैं। आपने एक बात और सुनी होगी कि गाड़ी के अंदर यूरिया डलता है, सुना है किसने? जिसको एड ब्लू बोलते हैं, एड ब्लू सुना है किसने? वो भी ऐसा ही है, उसका काम भी पोल्यूशन को रोकना है। वो नॉक्स को रोकता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, और नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी है कि सबसे पॉइजनस मानी जाती है, सबसे पॉइजनस। समझ गए मेरी बात? हाँ, एक चीज और जो मेजर है, जब कभी भी डीपीएफ की रीजनरेशन हो रही होती है ना, उस टाइम पे गाड़ी के पीछे खड़े नहीं होना, गाड़ी के पीछे खड़े नहीं होना। कारण क्या है? देखो मैंने आपको लॉजिकली बताया, हम क्या कर रहे हैं, कार्बन कंटेंट को, शूट पार्टिकल, हार्ड मटेरियल को जला रहे हैं। अब जब वो जल रहा है तो वो बाहर निकलेगा, वो निकलेगा मतलब पिघला हुआ लोहा, दाने दाने निकले पिघले हुए लोहे के। अगर उस गाड़ी के पीछे गाड़ी है, उसका बंपर ठोक देगी, वो ठोक देगी बंपर ही। अगर बंदा खड़ा है उसकी टांगे जला देगी। एग्जॉस्ट के पीछे अगर बंदा खड़ा हो गया ना, क्योंकि पिघला हुआ लोहा कैसे होता है, मुझे थिपच गति थी चिपकी है ना, होता है ना ऐसा। तो अगर ऐसा हुआ तो जब रीजनरेशन चली होती है तो गाड़ी के पीछे नहीं लगना। समझ रहे हो मेरी बात? गाड़ी जहां से एग्जॉस्ट छोड़ रही है उसके पीछे कभी खड़े नहीं होना, अगर रीजनरेशन पे गाड़ी है तो। और वैसे भी जब कभी भी सर्विस रीजनरेशन होती है तो वहां पे एक सेफ्टी गार्ड लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ नहीं है, वेल्ड शॉप में होगा। वेल्ड शॉप में जब कभी वेल्डिंग करते हैं ना, तो उनका एक सेफ्टी गार्ड एरिया होता है, उसको लोहे से कवर किया होता है अगल बगल को, कि जो जैसे वो चलाते हैं ना वेल्डिंग की टॉर्च को, तो होता क्या है, वहां से पार्टिकल्स निकलते हैं बाहर को, चिंगारियां उड़ती है ना, तो उनको रोकने के लिए लगाया होता है सराउंडिंग में। तो वैसा ही जब सर्विस रीजनरेशन थी वहां पे लोहे का गार्ड लगाते हैं, उसके बिना नहीं बात बनती। समझ गए बात? तो कभी भी अगर रीजनरेशन हो तो ऐसा होगा। और साथ के साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ी है ना, इनमें एक बात समझ लेना कि गाड़ी कभी धक्के से स्टार्ट नहीं होगी। ये दिमाग से निकाल दो, फिटर वालों को भी बोलूंगा। चलो आए हैं आपके कमरे में, आपको ज्ञान दे देते हैं। अगर BS6 मॉडल है और कोई ऐसा बोल देना कि धक्के से स्टार्ट करनी है, तो एक बात देख लेना, अगर उसकी बैटरी डेड है ना तो कुछ नहीं हो सकता, गाड़ी धक्के से स्टार्ट नहीं होगी। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी लगा लो, कुछ नहीं हो सकता, गाड़ी धक्के से कभी स्टार्ट नहीं होगी। आपको बैटरी चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? ये तो छोटा सा ज्ञान हमने फिटर वालों को दे दिया, एक छोटी सी लाइन है, इनको पता नहीं है ऐसा क्यों, पर चलो फिर भी धक्के से नहीं होती बेटा, है ना। BS6 गाड़ी कभी धक्के से स्टार्ट नहीं होगी, चाहे बाइक है, चाहे स्कूटर है, चाहे जो मर्जी है, स्कूटी है, जो मर्जी है, कार है, ट्रक है, बस है, धक्के से कभी स्टार्ट नहीं होगी जब तक बैटरी नहीं है। बैटरी लगेगी, लाइट आएगी, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट होगी। फिर तो चाहे धक्के से स्टार्ट कर लो, फिर धक्के से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बैटरी चाहिए। बिना बैटरी के कुछ ना है। कई बार बोलते हैं ना बैटरी डेड होगी, बिल्कुल डैशबोर्ड पे लाइट नहीं आ रही है, धक्के से स्टार्ट कर देते हैं, वो बात खत्म है। अब वो नहीं, चीजें नहीं रही, अब खत्म कहानी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है, हमारा DPF क्लियर है, तो आज का कंसेप्ट क्लोर। ये जो LNT वगैरह ना, ये बहुत तगड़ी चीजें हैं, इनको भी समझाएंगे, कल का देखते हैं, कल LNT पढ़ेंगे, ठीक है। लीन नॉक्स ट्रैप क्या होता है, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझते हैं यार, क्यों? ठीक है, ओके।